गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेक्चर एंड आज हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझी एंड देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से काम कर रहा है। तो क्विकली रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ये बेसिकली शो क्या कर रहा था, कोई भी दो गुड्स की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, यानी कि यहां पर हमारे पास गुड 1 है, यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे गुड 2 है एंड ये कर्व हमें दिखा रहा है कि अगर मैं 2 यूनिट्स गुड 1 के बना रही हूं तो मैं 3 यूनिट्स बना पाऊंगी गुड 2 के। लेकिन अगर मुझे गुड 2 के 4 यूनिट्स बनाने हैं तो मैं गुड 1 का कोई भी यूनिट नहीं बना पाऊंगी, यानी कि मुझे 2 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे 1 यूनिट गेन करने के लिए। ऐसे जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं पीपीसी के ऊपर, ए बी सी डी ई, ये सारे कॉम्बिनेशंस मुझे क्या दिखाते हैं कि जो भी मेरे गिवन रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उन्हें पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लूं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर लूं एंड मेरा टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहे, यानी टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, रिसोर्सेस फिक्स्ड है एंड मैं रिसोर्सेस को पूरा यूटिलाइज कर रही हूं, तो मैं किस किस कॉम्बिनेशन में गुड ए और गुड 2 को प्रोड्यूस कर सकती हूं। अगर मैं 2 यूनिट बना रही हूं गुड ए के तो इसके बनेंगे 3 यूनिट्स। अगर इसके 4 बनाना चाहती हूं तो इसका कुछ भी नहीं बनेगा। अगर इसके 3 बनाना चाहती हूं तो फिर गुड 2 का कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि एक पीस ऑफ लैंड पे किन किन कॉम्बिनेशंस में इतना ए को, इतना बी को, इतना ए को, इतना बी को, इतना ए को, इतना सा बी को, किन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये हमें बता रहा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, पीपीसी के बारे में हमने कल 2 चीजें ऑब्जर्व की कि एक तो जो पीपीसी है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पीपीसी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब क्या होता है? कोई भी कर्व आपके सिलेबस का अगर डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, उसका मतलब होता है कि जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे चीजें लोकेट की गई हैं वो इनवर्सली रिलेटेड हैं। इनवर्सली रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है? अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एज सिंपल इज दैट। ये पीस ऑफ लैंड था, इतना ए है, इतना बी है। अगर मैं ए ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती हूं तो मुझे बी का एरिया क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। एंड अगर मैं बी ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती हूं तो ए का एरिया घटाना पड़ेगा। एक चीज बढ़ाने के लिए दूसरी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, एक चीज गेन करने के लिए दूसरी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। इसीलिए जब भी एक इनवर्स रिलेशन देखोगे तब आपका ग्राफ क्या करेगा? डाउनवर्ड स्लोप करेगा। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। यहां पर क्या होगा? दोनों क्वांटिटीज साथ में इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि साथ में इंक्रीज आएगा, साथ ही में डिक्रीज आएगा। यहां पर क्या हो रहा है? एक बढ़ेगी, एक घटेगी। यानी कि ये जो 2 पार्टनर्स हैं ये एक साथ खुश होते, एक साथ दुखी होते। ये जो 2 पार्टनर्स है, एक खुश होता है तो दूसरा दुखी हो जाता है, दूसरा खुश होता है तो पहले वाला दुखी हो जाता है। इस तरीके से एक इनवर्स उल्टा रिलेशन देखने को मिलेगा। तो हमेशा ग्राफ क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। हाँ है ना? फर्स्ट रीजन, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ आ रही थी पीपीसी की, जहां पर वो हमें क्या बोल रहे थे कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। एक और पीपीसी की प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन। क्या मतलब है इस बात का?
पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन, यानी कि पीपीसी जब ड्रॉ कर रहे हो एक ऐसा शेप आ रहा है, ये बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड है, इसको बोला जाता है कि कोई ये जो पीपीसी का ग्राफ है ये कनकेव शेप। वजह क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा तो इसको ऐसे डाउनवर्ड बना लो या फिर इसको ऐसे डाउनवर्ड बना लो। ये पर्टिकुलरली ऐसे ही डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, ऐसे पेट क्यों इसका बाहर निकल रहा है? इसकी वजह हमें समझने के लिए टर्म्स समझनी पड़ेंगी कुछ। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो, आपकी लाइफ में आपके आगे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। मान लेते हैं कि मैं आपको ऑफर करती हूं 5 टॉफीज, 5 चॉकलेट्स या फिर 6 चॉकलेट्स, एंड आपको साथ में ऑफर करती हूं 10, जिसमें से 5 टॉफीज है एंड 5 ही चॉकलेट्स है। तो अगर आप नॉर्मल अपना रैशनल दिमाग लगाओ, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वो वाला जहां पे आपको 10 चीजें मिल रही है, 5 टॉफीज एंड 5 चॉकलेट। आप क्या करोगे जब मैं आपको ये 3 ऑफर दूंगी, तो ऑफर सी को आप कहोगे कि मैं इसे चूज करना चाहता हूं। सी से सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला या ये वाला? मान लेते क्योंकि यहां पर कम क्वांटिटी आ रही है तो आप चॉकलेट ही लोगे, तो आपका बी क्या है? सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन आपने क्या कर लिया? चूज कर लिया। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या था? ये था। इसको कहा जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको चूज करने की। क्या मतलब है? जब भी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, आप सबसे बेस्ट को चूज कर लोगे अपने लिए। आपने जब बेस्ट ऑप्शन को चूज किया, उसको चूज ना करते अगर आप, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन सा अवेलेबल था, वो बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले ऑप्शन को चूज करने की। क्या मतलब है? मान लो कि मैं आपको सैलरी ऑफर करूं कि आप क्या करो, यहां पर मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करो, एंड मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 25,000 सैलरी दूंगी। एक और टीचर है सामने, वो आपको बोल रहे कि भाई मैं आपको 30,000 सैलरी दूंगा। एक और टीचर है, वो आपको बोल रहे हैं मैं आपको 35,000 सैलरी दूंगा। ना आप कौन सी चूज करोगे? ऑब्वियसली ये वाली, ये बेस्ट है, हाँ या ना? ये आपने क्या कर लिया? चूज कर लिया। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया किसको छोड़ के? इन दोनों को छोड़ के। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ये आपकी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग दिस ऑप्शन। किसी भी चीज को चुनने के लिए आप पीछे कौन सा लास्ट ऑप्शन छोड़ रहे हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ या ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बिल्कुल समझ में आ गई। फिर हमारे पास एक और शब्द आ जाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कहोगे हम तो पीपीसी पढ़ रहे थे, ये सब क्या पढ़ने लगे? अभी रिलेट करेगा। देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो, जितनी भी बार हर चैप्टर में बार 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 ये शब्द आप पढ़ोगे, मार्जिनल, इस शब्द का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। जब आप एक स्टेप पर खड़े हो एंड आप मूव करके दूसरे स्टेप पे आते हो, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसे बोला जाता है मार्जिन। कैसे निकालते हैं मार्जिन? अक्सर जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे। प्रॉफिट, हाँ या ना? प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट क्या होता है कि कितने पे आपने परचेज किया, कितने पे आपने चीज को खरीदा एंड कितने पे बेचा, इसके बीच का मार्जिन क्या है। अक्सर हम लोग घरों पे, कभी अगर बिजनेस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं तो हम ये बात समझेंगे कि चीजों का मोल भाव कैसे किया जाता है। अच्छा, ये चीज अपने को कितने की पड़ेगी? 10 रुपए की पड़ेगी। बिकेगी कितने की? अच्छा, 20 रुपए की बिकेगी। अच्छा, 10 रुपए का मार्जिन है इस चीज में। यानी कि एक चीज एंड दूसरी चीज, दो चीजों के बीच का डिफरेंस जब आप
मेजर करते हो तब आप मार्जिन की बात कर रहे होते हो। ये मार्जिन अलग 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 शब्दों के साथ यूज होगा लेकिन इसका मतलब सेम ही रहेगा। जिस भी चीज के साथ यूज हो रहा है उसकी पहली यूनिट एंड दूसरी यूनिट के बीच में कितना फर्क है। तो यहाँ पे मार्जिन किसके साथ यूज हो रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ यूज हो रहा है, हाँ या ना? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहेगा कि आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो ए एंड बी। जब ए 0 है तब बी 10 है। जब ए 1 हुआ तो ये 8 हो गया। जब ये 2 हुआ तो ये मान लेते हैं 7 हो गया या फिर हम मान लेते हैं इसे 5 हो गया। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये हमें क्या करना पड़ रहा है? लूज करना पड़ रहा है। ये गेन करने के लिए पीपीसी में यही पढ़ के आयो, रिसोर्स फिक्स है। अगर एक चीज बढ़ाने का है तो दूसरी चीज घटानी पड़ेगी। नाउ जब आप हर बार चेक करते हो कि अगर मैंने ये गेन किया तो कितना लूज करना पड़ रहा है, एक चीज पाने के लिए कितनी छोड़नी पड़ रही है, तब आप क्या कर रहे होते हो? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक कर रहे हो। थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। देखो, आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास कॉस्ट है, ये दो तरीके की है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, या फिर हम इसे लिख लेते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप मुझे देखो समझाना, यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। ये 0 था, ये हो गया समझ लेते हैं 10, ये 1 हुआ, ये 8 हो गया, ये 2 हुआ, ये 5 हो गया, ये 3 हुआ, ये 0 हो गया। जब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूं कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना, तो आप मुझे क्या बताओगे? एक गेन हुआ, लूज कितना हो रहा है? 2 लूज हो रहा है। सिंपल ये चीज बताओगे आप मुझे कि कितना गेन किया एंड कितना छोड़ा। मान लेते हैं कि मैंने 10 गेन किया, उसके अगेंस्ट मुझे 50 लूज करना पड़ा। जब मैं इस तरीके से इस भाषा में बात कर रही हूं तब मैं कर रही हूं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात। मार्जिनल मुझे क्या बताएगा? एक यूनिट चेंज आने पर, एक यूनिट लूज करने पर कितना आप गेन कर रहे हो, या एक यूनिट गेन करने के लिए टू गेन 1 एडिशनल यूनिट व्हाट डिड यू गिव अप या फिर लूज। आपकी बुक फॉर्मूला लिखेगी, पता है क्या? लॉस अपॉन चेंज इन गेन, यानी कि कितना गेन किया आपने एडिशनली 1, कितना लूज किया है 2, ये आपका होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर आपको सवाल पूछना चाहिए था ना कि डिवीजन कर क्यों रहे हो? डिवीजन करने का मतलब क्या है आपका? क्यों कर रहे हो डिवाइड? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिवीजन हो रहा है, रेशो फाइंड आउट करें। यहां पे हम लोग रेशो नहीं फाइंड आउट करें, यहाँ पे सीधी बात करें, 10 गेन किया तो 50 लूज करना पड़ेगा। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलेगा? अगर 50 क्या किया है, लूज किया है 10 गेन करने के लिए तो 5। इसका मतलब क्या है? ये हमारी एमओसी है, एमओसी। इस डाटा के लिए 10 50 गेन लूज, इस डाटा के लिए टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरीके से लिखी जा रही है 10 50 10 लूज 50 10 गेन है ना हमारा, हाँ 50 लॉस है। लॉस ओवर गेन कर रहे हैं, लॉस ओवर गेन। देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करो। कितना भी हमें लगे कि अरे तो कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ, कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड लगेगा बात समझने में। जब आपको बात हिट करेगी तो ध्यान से कहानी को समझने की कोशिश करो। लो सब हटा देते हैं यहां से। सब हटा दिया मैंने, देखो आपके पास बिल्कुल फोकस देख लो आपका कहां बनना चाहिए।
मैं आपसे बोल रही हूं ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड ये 5 आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन दोनों में मुझे फर्क बताओ। यहां पे हमने रेशियो निकाला है, पर ये रेशियो निकाल क्यों रहे हैं? एमओसी हमें क्या बता रहा है? समझने की कोशिश करो कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। जब भी आप बात कर रहे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, आप सिर्फ दो ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि मैं सैलरी को कंपेयर कर रही थी कि 30 के मिल रहा है, ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है, 25 के मेरा सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ या ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कैसे हो रही है? जब हम टोटालिटी में बात कर रहे हैं कि यार ये मैंने टोटल गेन किया है, ये इसके बदले टोटल छोड़ना पड़ रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ब्रेक डाउन करती है। ये जो 5 आया इसका मतलब पता है क्या? ये एक्चुअली 5 नहीं आया, ये आया है 5/1। याद करो, बोलते थे ना डिवीजन में, जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 मान लो। हाँ या ना? तो मैंने 1 मान लिया। अब इसको पढ़ना सीखो। ऊपर क्या लिखा था? लॉस। नीचे क्या लिखा था? गेन। यानी कि ये क्या है? लॉस। ये क्या है? गेन। यानी कि जब भी मैं एमओसी फाइंड आउट करती हूँ, एमओसी में एक बहुत सिंपल सवाल का जवाब देगा कि अगर 1 यूनिट गेन करना है तो कितना लूज करना पड़ेगा। अगर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये चल रहा है 10 गेन इज इक्वल्स टू 50 लॉस, मैं सीधा जंप ऐसे कर रही हूं, 10 50 छोड़ दिया, 10 गेन कर लिया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हर 1 यूनिट को गेन करने के लिए मुझे 5 यूनिट किसी और चीज के छोड़ने पड़ रहे हैं। यानी एमओसी हमारे लिए ब्रेक डाउन करता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और बताता है हमें कि सिर्फ 1 गेन करने के लिए कितना लूज करना होगा। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आई। देखो, एमओसी समझना बहुत जरूरी है, तभी पीपीसी समझ आएगा, पीपीसी का शेप समझ आएगा। एमओसी फिर समझेंगे एक बार। देखो क्या बोल रहे हैं एमओसी। एमओसी ये रेशियो है, रेशियो बिटवीन चेंज इन लॉस ओवर चेंज इन गेन। ये हमें शो क्या करता है? इट शोज या डिपिक्ट्स दैट what we lose to gain 1 additional unit of good। यहां पर आप चीजें क्या ऐड कर सकते हो? लूज के साथ आप लिख सकते हो गुड ए, इसके साथ लिख सकते हो गुड बी। ये आपके इमेजिनेटिव्स हो गए। बेसिकली ये आपको डिफरेंशिएशन में एग्जामिनर को हेल्प करेंगे कि आप लूज किसी और गुड को कर रहे हो, गेन किसी और गुड को कर रहे हो। ऐसे ही होगा ना, अगर एक फार्म पे 2 गुड्स उग रहे ए और बी, तो एक को लूज करोगे दूसरे को ही गेन करने के लिए ना। हाँ, वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम गुड ए गुड बी लिख सकते हैं। मुद्दा क्या है कि एमओसी हमें क्या बताएगा जब हम कर रहे हैं कि एमओसी रेशियो है। इसका मतलब क्या है? ये रेशियो जब आप फाइंड करते हो ना, ये डिवीजन जब आप परफॉर्म करते हो, आपको पता लग जाता है कि 1 यूनिट गेन करने के लिए मुझे कितना यूनिट लूज करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, वो टोटालिटी में बात करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोल रही है? वो आपको 1 यूनिट नहीं बता रही है, वो आपको सिंपल बता रही है कि इतना आ गया, इतना गया। सिंपल, वो ऐसे बात करेगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है कि 1 यूनिट गेन करने के लिए कितना लूज करना पड़ रहा है। नाउ फिर सवाल ये आ जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो समझ आ गया, लेकिन ये तो बताओ कि पीपीसी इस शेप में क्यों बन रहा है? इसका रीजन है राइजिंग एमओसी। क्या मतलब है इस बात का? कहते हैं कि एमओसी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए पीपीसी इस शेप में बना। मतलब एमओसी बढ़ेगा कैसे? देखो, एमओसी क्या है? चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। हाँ या ना? यहां पर हमारे पास 1 गुड है, यहां पर हमारे पास 1 गुड है। आप एक्स को लूज करते जा रहे हो कुछ गेन करने के लिए,
चलो ए पॉइंट है हमारे पास एंड बी पॉइंट है, ध्यान से चीजों को समझो। ये आपने क्या किया है, लूज, ये आपने क्या किया है, गेन। कभी भी जब हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी होती है, ये क्या है, पीपीसी का स्लोप है। किसी भी ग्राफ के किसी भी स्लोप की वैल्यू निकलेगी, तब हम चेक करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कितना चेंज है, वाई एक्सिस के अंदर एक्स यूनिट के लिए कितना चेंज है, इतना चेंज है, चेंज इन लॉस। एंड यहां पर कितना चेंज है, इतना चेंज है, ए पॉइंट यहां था, बी यहां पे, हॉरिजॉन्टली इतना चेंज है, चेंज इन गेन। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, स्लोप ऑफ पीपीसी और एमओसी का सेम ही फॉर्मूला बन गया, यानी कि एम ओ सी इज स्लोप ऑफ पीपीसी। अब ये जो एमओसी है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा कब, जब आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती रहेगी। समझ लो, पहले आप 2 यूनिट्स लूज कर रहे थे एक गेन करने के लिए, फिर आप 3 यूनिट्स लूज करने लग गए एक गेन करने के लिए, 4 यूनिट्स लूज करने लग गए एक गेन करने के लिए, 5 यूनिट लूज करने लग गए एक गेन करने के लिए, तभी एमओसी राइज करेगा। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर स्टेप पे आपको लूज ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, हर चीज का जवाब है ना, सवाल तो पूछो, ऐसा क्यों। हमने बोला कि देखो पीपीसी इज कनकेव शेप्ड, ओके, किस वजह से, क्यों कनकेव शेप, पीपीसी इज कनकेव्ड, concave shaped because of rising MOC। rising MOC माने तो क्या, rising MOC बोले तो increase in loss with increase in loss with additional gain। कुछ भी गेन कर रहे हो, हर एडिशनल गेन के साथ जो लॉस है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप 1 यूनिट लूज कर रहे थे एक गेन करने के लिए, फिर 2 लूज करने लग गए एक गेन करने के लिए, 3 लूज करने लग गए, 4 लूज करने लग गए एक गेन करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों हो रहा है, वाई लॉस इज इंक्रीजिंग, क्यों भाई, दिमाग लगाओ। ये पीस ऑफ लैंड है, यहां पर मान लो मैं वीट ग्रो कर रही हूं ऑलरेडी सारे लैंड पे, लेकिन अब मैंने सोचा कि वीट के साथ साथ कोई और फसल भी उगाई जाए, मैं किसी और फसल को भी प्रोड्यूस करना शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं वीट का कुछ ना कुछ एरिया क्या करूंगी, दूसरी फसल को दे दूंगी। वीट कम हो गया, वीट मैंने लूज कर दिया कुछ एडिशनल गेन करने के लिए, फिर कुछ और लूज कर दूंगी, फिर कुछ और लूज कर दूंगी। नाउ द थिंग इज कि हर बार जैसे मुझे 1 यूनिट लूज करके 1 का ही गेन हुआ, तो जब मैंने एक और गेन करना था तो मुझे 2 यूनिट क्यों लूज करने पड़ रहे, 1 से क्यों नहीं सर रहा। यानी कि अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे, ध्यान से देखो, ये मेरा पीस ऑफ लैंड है, मैंने इतना लूज किया एंड यहां से मुझे 10 रैडिश मिली, मूली मिली, हाँ या ना। अब अगर मुझे 10 रैडिश और उगानी है तो मुझे इतना ही लूज और करना चाहिए, लेकिन मेरे को इतना लूज करना पड़ रहा है। इसमें से 10 रैडिश निकली, अब आप कहोगे इतने से टुकड़े में भी 10 निकली हैं, एंड इतने बड़े टुकड़े में से भी 10 ही निकली है, या मान लेते हैं कि यहां पर 10 थी एंड यहां पर हम टोटल कर देते हैं 19 हो गए। अब दिक्कत क्या आ रही है, मेन प्रॉब्लम का मतलब मेन इश्यू हम यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं, इतना लूज किया कुछ गेन हुआ, अब उतना ही और गेन करने के लिए हम सिर्फ थोड़ा एरिया लूज नहीं कर रहे हैं, हम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एरिया लूज कर रहे हैं, यानी कि लॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों
हो रहा है। जो मैं लॉस इंक्रीज कर रहा है उसका मतलब ध्यान से समझो कि उसका मतलब क्या है। फिर से समझो, देखो ये फार्म है, 10 यूनिट्स आ गए सेकंड गुड के। अब इतना ही एरिया और होना चाहिए, यानी कि इतने एरिया में 10 और बनने चाहिए। लेकिन अगर मैं 10 और बनाना चाह रही हूं तो मुझे इतना एरिया नहीं, इतना एरिया लग रहा, यानी कि मुझे वेट ज्यादा लूज करनी पड़ रही। सवाल ये है कि क्यों? सवाल समझ आ गया, जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सवाल समझ आ गया कि लॉस के बढ़ने का मतलब क्या है। लॉस के बढ़ने का मतलब ये नहीं इतना टुकड़ा फिर इतना ही और टुकड़ा, तो मैं कह रही हूं अरे अरे लॉस बढ़ गया, टोटैलिटी में बात नहीं हो रही। हर एडिशनल स्टेप पे जो हम लूज कर रहे हैं वो इंक्रीज करता जा रहा है। पहले आपको समझ लो, आप यहां पर खड़े हो, आपने पहले इतना एरिया छोड़ा कि चलो कोई आके खड़ा हो जाएगा, फिर आपको एक और पर्सन को एडजस्ट करने के लिए इतना ही एरिया और छोड़ना चाहिए था, लेकिन यानी कि 1 स्टेप डिस्टेंस ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपको इतना एरिया छोड़ना पड़ रहा है, आपको इतना शिफ्ट करना पड़ रहा है एक और बंदे को खड़ाने के लिए। दिक्कत दिक्कत यही पूछा जा रहा है कि आपका ये लॉस बढ़ क्यों रहा है, आपको इंक्रीजिंगली चीजों को छोड़ना क्यों पड़ रहा है। तो उसका जवाब क्या होगा, सोचो। उसका जवाब ये होगा, जब आप वीट उगा रहे थे, जब आप गुड एक उगा रहे थे, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन थी। क्या शब्द आएगा? आपकी स्पेशलाइजेशन थी। लेकिन जब आप दूसरी गुड की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो अभी वो अच्छे से उगाना नहीं आता, इसीलिए आप गेन कम करोगे एंड कंपैरेटिवली हर स्टेप पे लूज ज्यादा करोगे। यानी कि वीट तो मैं अच्छे से बो लेती थी, उस पर तो बढ़िया काम आता था। अब रैडिश उतना अच्छे से उगाना नहीं आता ना, तो मैं ज्यादा एरिया जब रैडिश को देती जा रही हूं तो मैं उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रही हूं जितना मैं कर पाती थी। इसीलिए रैडिश से हम आउटपुट कम कम जनरेट कर पाएंगे, लेकिन जो लॉस है वो हमें जमीन उसके लिए ज्यादा 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 छोड़नी पड़ रही है। एज सिंपल एज दैट। समझ रहे कि आप उतना गेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी आप स्पेशलाइज नहीं हो सेकंड गुड जिसकी तरफ आप शिफ्ट कर रहे हो उसको ग्रो करने में। एज सिंपल इज दैट। हाँ है ना, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। इसीलिए हमारा जो कनकेव शेप है वो हमें दिखता है। तो मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि आपका पीपीसी कनकेव शेप्ड क्यों है, तो इस पिरामिड में आंसर देना है। हमारा पीपीसी कनकेव शेप्ड है क्योंकि एमओसी राइज करती है। एमओसी इसलिए राइज करती है क्योंकि लॉस क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। हम लूज ज्यादा करते हैं, कंपैरेटिवली गेन कम होता है। हम एडिशनल स्टेप पे लूज, एडिशनल गेन पर हम लूज ज्यादा करते हैं। एंड वो इसलिए होता है क्योंकि अभी स्पेशलाइजेशन की कमी हो जाती है जब हम शिफ्ट को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एज सिंपल एज दैट। हो गया आंसर फॉर्म के नहीं हो गया? हाँ है ना, बिल्कुल पीपीसी हमें क्लियर हो गया। चलो यहां पर हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें समझ में आया। उसके बाद हमने बात की कि एमओसी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी एंड एमआरटी राइजेस। एमआरटी एमओसी एक ही बात है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक और शब्द है जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिया जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करने का क्या रेट है, क्या स्पीड है, क्या वेरिएबल है। मार्जिनल हर एडिशनल स्टेप पे ट्रांसफॉर्मेशन का क्या स्पीड है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेम एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सेम ही शब्द हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ही चीज को। तो एमओसी क्या है, स्लोप है पीपीसी का, और एमआरटी राइज कर रहा है, एमओसी क्या करता जा रहा है, राइज करता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पीपीसी कनकेव शेप बनेगा। चलो अब फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं। Which of the following is not concerned with problem of choice? Excessive income, alternative uses of resources, unlimited wants, या फिर limited और scarce resources। देखो अगर resources scarce होंगे तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, अनलिमिटेड वांट से इसलिए चॉइस करना पड़ रहा है। ऑल्टरनेटिव यूज है रिसोर्सेज के, इसमें भी यूज हो सकता है, उसमें भी 10 रुपए से लेस भी खरीदा जा सकता है, चोकोपाई भी खरीदा जा सकता है, चॉकलेट भी खरीदा जा सकता है, सब खरीदा जा सकता है। ऑल्टरनेटिव यूजेस है, हाँ है, तो चॉइस करना पड़ रहा है। एक्सेस अगर बहुत ही बहुत पैसा ही पैसा है
फिर चॉइस करना पड़ रहा है? नहीं यार, क्यों करना पड़ेगा? तो एक्सेसिव इनकम अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से एसोसिएट नहीं करता, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब कोशिश करो कि मैं क्योंकि चीजें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए। कमेंट डाउन करते जाओ साथ में जो भी आपका आंसर है, पूरा मत लिखो, चाहे ए ऑप्शन, फर्स्ट का ए, सेकंड का भी, इस तरीके से आंसर्स कमेंट डाउन करते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एग्जिस्ट एट माइक्रो लेवल, जो रिसोर्सेस की कमी है, हमें पता है रिसोर्सेस लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं, ये प्रॉब्लम हम कहां फेस करते हैं? एट माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे, एट मैक्रो लेवल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, छोटे लेवल पे भी करते हैं एंड पूरे देश के लेवल पे भी करते हैं। नन ऑफ दिस। देखो माइक्रो पे एग्जांपल समझते हैं, आप और मैं, हमारे पास पैसे कम होते हैं, चीजें ज्यादा चाहिए होते हैं, हम लोग स्कार्सिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एट मैक्रो लेवल, देश के पास एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ बजट होता है, वो सोचते हैं यहाँ खर्चा करूं वहां खर्चा करूं, यानी कि उसको भी चॉइस करना पड़ता है। मैक्रो पे भी आ रही है, यानी कि माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, ऑप्शन सी। चलो थर्ड क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट्स व्हिच आर वेरीफाइबल, नॉट वेरीफाइबल, मे और मे नॉट बी वेरीफाइबल, नन ऑफ दीज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती थी? जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड, फैक्ट एंड फिगर बेस्ड बात होती थी, किसी के ओपिनियन की बात नहीं हो रही थी, किसी के जजमेंट की बात नहीं हो रही थी। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या आप चेक कर सकते हो? वेरीफाई का क्या मतलब होता है? चेक कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो नॉट वेरीफाइबल गलत हो जाएगा, मे और मे नॉट बी वेरीफाइबल, ये हो सकता है क्या कि शायद चेक कर पाओ, शायद चेक नहीं कर पाओ। जो भी चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड होगी उसको आप चेक नहीं क्यों कर पाओ? 100% आप उसे क्या कर पाओगे? चेक कर पाओगे, वेरीफाई कर पाओगे। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, वेरीफाइबल। फोर्थ, which of the following is an example of economic activity? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऐसी एक्टिविटीज जो आप इकोनॉमी के अंदर रहकर परफॉर्म कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन में लीड करने वाली हैं, किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उससे किक आउट रखने वाली है, इनकम जनरेशन में पार्टिसिपेट होने वाला है। ठीक है, डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज जो लिवलीहुड से रिलेट करेंगे। तो प्रोडक्शन 100% आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? बेसिकली आप सामान जनरेट कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन में तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, पैसे का कहां हुआ? पर कंजम्पशन करने की वजह से ही तो क्या हो रहा है? हाँ, आप कंजम्पशन करके डिमांड कर रहे हो, यानी कि डिमांड होगा तब क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, एंड एंड ऑफ द डे क्या होगा? साइकिल रोटेट करेगा। तो प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी और एक्सचेंज, ये सारी ही एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इकोनॉमी को रन करेंगी। ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ, when an economy is operating on the PPC, it indicates, अगर कोई इकोनॉमी जो हमारा पीपीसी होता है इसके ऊपर कोई पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट इज लेस देन एक्चुअल आउटपुट, या नन ऑफ दिस। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब होता है कि कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं हम, कितना पोटेंशियल रखते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने का। एक्चुअल होता है कि जितना हम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी ऑपरेट किस पे कर रही है? पीपीसी के ऊपर कर रही है। पीपीसी हमें दिखाता है कि इकोनॉमी की कितनी क्षमता है प्रोडक्शन करने की। अगर रिसोर्सेस पूरे यूज हो जाए, टेक्नोलॉजी पूरी यूज हो जाए, तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो वो हमें दिखाता है पोटेंशियल आउटपुट। एंड जो हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एक्चुअल आउटपुट। तो अगर हम पीपीसी के ऊपर है तो पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट क्या हो जाएगा? बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg of rice produced on a land which can also produce 80 tons of wheat is 100 kg, 80 tons of wheat, 8000 tons of wheat, या none of these।
क्वेश्चन समझो, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना है। अगर 100 केजी राइस उगाया जा रहा है एक लैंड पे, उस लैंड पर 100 केजी राइस जहां पर उग रहा है वहां पर 80 टन वीट भी उगाया जा सकता था। उगाया नहीं जा रहा, उगाया जा सकता था। जिस लैंड को राइस के लिए यूज किया जा रहा है उसको व्हीट के लिए भी यूज किया जा सकता था। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10 केजी राइस लिख लेते हैं यहां पे, 80 टन ऑफ व्हीट, 8000 टन ऑफ व्हीट, या फिर कोई भी 80 टन उगाए जा सकते थे, हाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगी, 100 किलो राइस उगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। हालांकि राइस और व्हीट अलग अलग सीजन में उगते हैं, तो आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन से कि ये एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब भी हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके पास दो ऑप्शन है। एंड राइस एंड व्हीट आपके पास साथ में ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि राइस एंड व्हीट साल के अलग अलग टाइम पीरियड्स में उगाए जा सकते हैं। आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे राइस भी उगा सकते हो एंड व्हीट भी उगा सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंट सीजन की क्या है, क्रॉप है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। दिमाग लगाओ। कनकेविटी ऑफ पीपीसी इंप्लाइज, जो कनकेव शेप है पीपीसी का उसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, या फिर नॉन ऑफ दिस। कनकेव शेप क्यों बन रहा है, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल्स टू एमओसी, यानी कि एमओसी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कनकेव शेप है। कांस्टेंट ही एमओसी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, इसीलिए पीपीसी कनकेव है, या फिर कोई भी नहीं, अभी पढ़कर आयो। एमओसी क्या करेगा, हर स्टेप के साथ इंक्रीज करेगा, राइज करेगा, क्योंकि आप लॉस क्या करते जा रहे हो, ज्यादा करते जा रहे हो कंपेरेटिव टू गेन के। एंड ये लॉस ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसीलिए लॉस बड़ा होने की वजह से न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा एंड एमओसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीजिंग स्लोप की वजह से कनकेविटी होती है, कनकेव शेप होता है पीपीसी का। A growth of resources in the economy is shown in PPC by leftward shift, unchanged PPC, rightward shift, या none of these। ग्रोथ हुआ है रिसोर्सेस का, यानी कि हमारा पीपीसी मान लेते हैं पहले यहां पर था, अब हमारे पास कुछ जमीन थी, हमने और जमीन खरीद ली, रिसोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि अब आप क्या कर पाओगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, हाँ या ना। क्या हो गया, पीपीसी शिफ्ट कर गया, किस तरफ शिफ्ट किए, लेफ्ट या राइट, बताओ। पीपीसी में क्या देखने को मिला, राइट वर्ड शिफ्ट। इस तरीके से नहीं देखे जाते ग्राफ, इस तरीके से देखे जाते हैं, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है। एंड अगर इधर करता तो उसे हम कहते लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि अगर ग्रोथ हुआ है रिसोर्सेस का इकोनॉमी के अंदर, पीपीसी में क्या आ जाएगा, एक राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी। बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे फटाफट से। अगर हमें बोला जाए कि एग्जांपल्स दो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो क्या दे सकते हो, ये आपके इंडिविजुअल कुछ भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ध्यान क्या रखेंगे कि माइक्रो में जब भी बात होगी इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी, एग्रीगेशन भी होगा तो कुछ स्मॉल लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा, मैक्रो में सारी इकोनॉमी की बात होगी। मैंने एग्जांपल लिख दिए, माइक्रो इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल डिमांड या फिर इंडिविजुअल सप्लाई, मैक्रो इज इक्वल्स टू एग्रीगेट, एग्रीगेट शब्द यूज होता है टोटलिटी को दिखाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। स्कार्सिटी को डिफाइन करने बोला है, ये नोट्स हैं, देखो बेसिकली आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लो, नोट कर लो, समझ लो। स्कार्सिटी रेफर्स टू द डेफिसिट ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू डिमांड, डिमांड ज्यादा हो, रिसोर्स कंपैरेटिवली कम हो, तो हम बोलेंगे रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सारे नाम किसके हैं, पीपीसी
सी के ही है, तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। बोला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का बताओ क्या मतलब होता है, तो हम लिख देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज द कर्व दैट डिपिक्ट्स द मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटी फॉर टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। देखो हम लोग कहानियां बनाने लगेंगे अगर ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के काम करो, अपना आंसर खुद लिखो, फिर यहाँ पे पढ़ना। आप कंपेयर करो कि मैं क्या लिखता हूं एंड लिखने की जरूरत क्या है। आप चीजों को अननेसेसरली कई बार एक्सटेंड करते दिखोगे एंड कई क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके पास सही शब्द नहीं होंगे, आप एक ही लाइन में उसे खत्म कर दोगे। इकोनॉमिक्स के पेपर तभी स्कोरिंग होगा, अभी का भी 11th का भी 12th का भी, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का शब्दकोश सही होगा। इफ यू नो द राइट वर्ड्स टू पुट इन बिटवीन, तो आपका आंसर कंप्लीट लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा एंड तभी आपको उसके नंबर मिलेंगे। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें नोट करने वाली कि फ्रंटियर को क्या बोला हुआ है कि ये मैक्सिमम आउटपुट दिखाएगा। हाँ, यहां पर आप लिख सकते हो पोटेंशियल आउटपुट दिखाएगा, पोटेंशियल मैक्सिमम आउटपुट दिखाएगा, जो कि हमें दिखाता है क्या, पॉसिबिलिटी दिखाता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की। कि सही तरीके से शब्दों को फिट करो आंसर में। कहानियां मत बनो, थ्योरी पेपर नहीं है, एसएसटी पेपर नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दिखाता है जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। देखो सारी अजम्पशंस भी बीच में दे दी, सारी डेफिनेशन बता दी, हद क्या है बता दिया, उसमें यूज दो गुड्स हैं ये बता दिया कि रिसोर्स फिक्स होंगे एंड एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बात होगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी, ऐड कर सकते हैं। सिंपल इनफ, छोटा सा आंसर लिखा क्लियर शब्दों में, कोई कंफ्यूज नहीं किया, पढ़ के पता लग रहा है कि हमें क्या है, समझ आ गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन करने बोला है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि आपसे क्या पूछा, अब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो पढ़कर ही नहीं है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन मांग रहे हैं, अगर लिखा होता डेफिनेशन लिखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर लगता है हाँ ठीक है ये तो लिख दे। अब पूछ लिया डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लिया, वही तो पूछा है। एमओसी का मतलब बताना, बता देंगे। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ particular product sacrificed to the manufacture and another product। क्या बोला हुआ है कि कितना हम छोड़ रहे हैं कुछ एडिशनल गेन करने के लिए, पर शब्द कितने अच्छे, रेशियो ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सैक्रिफाइस्ड टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट बनाने के लिए। साथ में रेशियो भी लिखती है, MRT इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स की जगह हम इसे लिख सकते हैं MRT या MOC इज इक्वल्स टू चेंज इन लॉस, कि हर एडिशनल स्टेप में लॉस कितना है ओवर चेंज इन गेन। बिल्कुल ही समझ आ गया, ये जो चीज हम ऊपर कह के आए हैं सैक्रिफाइस वाली और मैन्युफैक्चर या गेन वाली, इस चीज को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्मूला वाइज दिखा भी दिया। कुछ एडिशनल पिन पॉइंट्स होते हैं, इनके आपको क्या मिलते हैं, आंखों को दिखती है ये चीज, एक्स्ट्रा नंबर। अच्छा एक चीज नोट करो, ये जो ट्रायंगल का साइन यूज हो रहा है इसको बोला जाता है डेल्टा। क्या बोला जाता है, डेल्टा। ये दिखाता है चेंज, क्या दिखाता है, चेंज, यानी कि डेल्टा वाई या डेल्टा लॉस का मतलब क्या है कि हर एडिशनल स्टेप में चेंज कितना आ रहा है लॉस की वैल्यू में, हर एडिशनल स्टेप में चेंज कितना आ रहा है गेन की वैल्यू में, चेंज की वैल्यू दिखाता है हमें। समझ में आ रहा है। लाइक मान लो अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है, इसे हटा देते हैं, ओके। अगर हमारे पास क्या है 1, अगर हमारे पास है लॉस और गेन 1, 10, 8, 5, 1, 2, 3, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे कि गेन उठा लो या फिर लॉस उठा लो, तो हम इसे उठा लेंगे 5 और 3 को टोटल यूनिट्स में। लेकिन जब बोलेंगे डेल्टा लॉस उठाओ, तो हम देखेंगे पहले से इस स्टेप में बदलाव कितना है, 3 का बदलाव है, ओके। यहां से गेन में कितना बदलाव है, 1 का बदलाव है, ओके। यानी कि जब चेंज को देखना होता है तब ये डेल्टा का साइन यूज किया जाता है। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है, बोला है कि स्केड्यूल दिया गया है। देखो ये आ गया आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है,
चैप्टर का। स्केड्यूल दिया हुआ है पीपीसी का, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का इवैल्यूएट करने को बोला है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा बताओ भाई। ये ए बी सी डी, अरे इतने कॉलम्स हमने निकालने ही नहीं सीखे, हमने तो 2 का निकालना सीखा, 2 ही तो है। फिर ध्यान से देखो ना, अगर हमें कॉलम्स इस तरीके से इस शेप में बना के देते तो हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन कॉलम तो 2 ही है, गुड एक्स और गुड वाई का। यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, गेन हो रहा है, यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है। चेक करो कितना गेन हुआ, 1 यूनिट, कितना लूज कर रहे हो, 1 यूनिट, 1 आ गया। कितना गेन हुआ, 1, कितना लूज हो रहा है, 2, कितना गेन हुआ, 1, कितना लूज हो रहा है, 9 10 11, 3, कितना लूज हो रहा है, ये आपका क्या आ गया, MOC या MRT जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेम ही बात है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो आ गया 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 1 2 3 4, एज सिंपल एज दैट। हाँ है ना, टेबल को इन्होंने ढंग से करके लिख लिया। ये है रिप्रेजेंटेशन, कि हमें क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया था ना, पेपर में ऐसे नहीं करके आना, नंबर नहीं मिलेंगे उसके। गुड रिप्रेजेंटेशन, नंबर तो मिलेंगे, टीचर ऐसे नंबर नहीं काटेगा, पर हाँ वो हो सकता है ना कि आपने अच्छे से नहीं किया तो एक आधा नंबर कट जाएगा, 2 नंबर में 1 दे दे, एक क्या करें खा जाए नंबर। तो वो अपने को नहीं करना, इसको ढंग से लिखो ताकि पता लगे कि एक्स में क्या है, वाई में क्या है, एंड रेशो निकाला गया। हाँ या ना। हमारे पास और क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन, एक्सप्लेन विद द न्यूमेरिकल, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ एग्जांपल की मदद से। आपको यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, तो हम पढ़कर ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़कर, अभी पढ़ लो। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करेंगे सबसे पहले, बुकिश डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज समथिंग व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू गिव अप समथिंग टू अचीव और अक्वायर समथिंग। जैसे कि हम अगर 30,000 वाली सैलरी सिलेक्ट कर रहे हो तो 25,000 छोड़ना पड़ रहा है, समथिंग एल्स। In microeconomics, the opportunity cost is also known as alternative cost. नाम मिलते जा रहे हैं आपको, alternative cost भी कहा जाता है opportunity cost को, and it is also used in calculating cost benefits or analyzing a project in terms of best alternative while making the choices. ये applicability है, इस लाइन को आप skip भी कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो न्यूमेरिक एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि कुछ नंबर्स इंसर्ट करने के एग्जाम्पल में। देव के पास 3 करियर ऑफर्स हैं। पहला है कि वो क्या करे, एक जॉब ले ले जिसमें क्या है, सैलरी ऑफर्ड है 6,000 रुपीज, 7,000 रुपीज है वाई, एंड जॉब जेड में है 8,000 रुपीज, 80,000, 70,000 एंड 60,000। ठीक है, 3 जॉब्स है एक्स वाई एंड जेड, 60 70 80, कौन सा चूज करेगा, जेड वाला चूज कर लेगा, है ना। इन दिस केस 3 ऑफर्स, देव के पास बेस्ट है कि वो क्या चूज कर ले, जेड चूज कर ले। इफ देव ऑप्ट्स फॉर जेड, ऑप्ट कर लिया, चूज कर लिया जेड को, बेस्ट सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या बचता है, वाई का बचता है, जो कि उसने चूज नहीं किया, छोड़ दिया, वो क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। कितना है जॉब का ऑफर, 70,000 रुपए का, 70,000। हाँ है ना, इस तरीके के है तो कुछ भी नहीं, देखा जाए तो कुछ भी नहीं करना है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम सुनकर पढ़कर कंफ्यूज जाते हैं, ये क्या पूछ लिया। क्वेश्चंस को लिंकअप करो, कुछ नहीं, एग्जाम्पल ही तो पूछा है। न्यूमेरिकल मतलब कुछ नंबर्स इंसर्ट कर दो उसके अंदर, नंबर्स से दिखा दो कि कॉस्ट क्लियरली दिख जाए कि क्या होती है, दिखा दिया। हाँ है ना, चलो और देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने एडिशनली आपके लिए लिखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, हॉट्स या इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि अगर बोले कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट कर देगा पीपीसी को लेफ्ट की तरफ, ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारा पीपीसी है जहां पर सारा ह्यूमन रिसोर्स यूज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स फुली
यूटिलाइज्ड कह रहे हैं अगर इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज ना किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग काम मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है अभी, ठीक है, तो रिसोर्स पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यानी कि हम पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर रहे, पीपीसी के अंदर है, यहां कहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीपीसी ऐसे अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। क्या ये बात कहना सही होगा? अब हमें लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, हम देख रहे हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड है रिसोर्स, रिसोर्स पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा, पर ये गलत है। पीपीसी का डेफिनेशन पढ़ो फिर से। पीपीसी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि पीपीसी शोज पोटेंशियल मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटी। पीपीसी ये थोड़ी बोल रहे कि मैं एक्चुअल आउटपुट कितना है वो दिखा रहा हूं, एक्चुअल आउटपुट फिलहाल अंदर है, यहां पर है, लेकिन पीपीसी में एक्चुअल आउटपुट तो दिखाई नहीं था, पीपीसी तो बोल रहे कि मैं पोटेंशियल आउटपुट दिखा रहा हूं, एक्चुअल नहीं दिखा रहा, पोटेंशियल दिखा रहा हूं। समझो इस बात को, यानी कि पीपीसी मैक्सिमम ही दिखाएगा अगर हम अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का, तो हम पीपीसी के ऊपर नहीं, पीपीसी के अंदर लाए करेंगे। आंसर कैसे फ्रेम करना ये आप फिगर आउट करोगे, लिखो अपनी कॉपीज में आंसर, हमारे साथ शेयर करो डाउट है तो, बट हाँ अब इनमें दिमाग लगाना शुरू करो, सब कुछ पका पकाया नहीं, प्रैक्टिस करो साथ साथ। समझ आ रही है बात? हाँ है ना, कि रिसोर्सेज यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पीपीसी अंदर नहीं शिफ्ट करेगी, सिर्फ हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं। लेकिन आज भी इकोनॉमी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है इकोनॉमी का, यहां पर ही प्रोड्यूस करने का है। इन लोगों को काम मिल जाएगा तो हम यहां पर प्रोडक्शन कर पाएंगे। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कब, एक्चुअल करने कि प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कब। हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल के पास 3 जॉब ऑफर्स है, सैलरी है 20,000, 25,000, 30,000, राहुल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये तो अब आप लोग आंसर कर दोगे, हाँ या ना? ये तो आ ही जाएगा, ये तो हमने कई बार देख लिया। राइट अबाउट अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑन पीपीसी लिखना रह गया, यहाँ पे आपको बताना है पीपीसी को कैसे इंपैक्ट करेगा, मेक इन इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया या फिर मनरेगा। समझ लेते हैं क्या है एक बार। ये हमारा पीपीसी है, समझ लो यहां पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड हमारे पास मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और मनरेगा है, ठीक है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और हमारे पास थर्ड क्या था, मनरेगा। ओके, पहले तो थोड़ा सा इन प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो नहीं बता पाओगे अगर आपको यही नहीं पता है कि देश में ये प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं। मेक इन इंडिया बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि कहता है कि सामान इंडिया के अंदर ही बनाओ, बाहर से सामान ना मंगाना पड़े, बाहर की कंपनीज को लेकर आओ कि हमारे यहाँ पर सामान बनाओ, पर सामान बने इंडिया में ही। तो मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो, बिजनेस करो। स्किल इंडिया क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूथ को ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करता है जिससे वो प्रोडक्टिव बन सके। मनरेगा क्या है, मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये हमें क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि जिस भी बंदे को काम नहीं मिल रहा है उसको 100 दिन का काम हम देंगे। आप मनरेगा के अंदर हमारे पास आके अप्लाई करो, 100 दिन का काम आपको हम देंगे। अगर हम आपको काम नहीं दे पाते, आपने अप्लाई किया एंड 15 दिन के अंदर अंदर आपको हम काम नहीं दे पाते, तो हम क्या करेंगे, आपको अनएम्प्लॉयड होने का अलाउंस देंगे, घर बैठे बैठे कुछ पॉकेट मनी भेजेंगे ताकि आप अपना खर्चा चला सको। हाँ या ना?
तो बेसिकली ये 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। नाउ आपको बताना है इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मनरेगा का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था लेकिन अब मिलने लग गया, तो पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा? नहीं, पहले आप रिसोर्सेस को अंडर यूटिलाइज कर रहे थे, अब आप रिसोर्सेस को क्या कर रहे हो, पूरा यूटिलाइज करना स्टार्ट कर रहे हो। तो आप और पीपीसी को क्या करने लगोगे, अप्रोच करने लगोगे, ऊपर की तरफ आप बढ़ने लगोगे पॉइंट्स में। लेकिन पीपीसी जो पोटेंशियल मैक्स आउटपुट है, पोटेंशियल में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं आएगा। हमेशा ऐसे सोचा करो कि लोगों को काम देने से देश का पोटेंशियल बढ़ गया, नहीं, देश का पोटेंशियल उतना ही है। पहले जिस जिस पोटेंशियल पे देश काम कर सकता है उस पे नहीं कर रहा, अभी कम पे काम कर रहा है क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें, अगर हमने क्या कर दिया, लोगों को स्किलफुल बना दिया, अब लोगों को हमने ऐसी स्किल्स दे दी कि यार मशीनें बनाओ, ये करो, वो करो, अब लोगों के पास स्किल्स हैं जो पहले नहीं थी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में क्या हुई है, इंक्रीमेंट आया है। हाँ, तो पीपीसी क्या करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया का क्या होगा, मेक इन इंडिया में हमारे जो रिसोर्स है, अगेन इसको क्या किया जाएगा, बेटर किया जा रहा है, मोर टेक लाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल या रिसोर्स इंक्रीमेंट क्या करता है, पीपीसी को आगे शिफ्ट कर देता है। यानी कि ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी सीखनी है यहाँ पर कि कहां पर आपका पोटेंशियल बेटर हुआ है एंड कहां पर आप अपने पोटेंशियल पे पहले काम ही नहीं कर रहे थे, आप अपने पोटेंशियल से अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे थे। एक पीस ऑफ फार्म है, अगर मैं सिर्फ इतना एरिया ही कल्टीवेट कर रही हूं, इतने एरिया पर ही खाने पीने का सामान उगा रही हूं, एंड देन सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना अपन सारे एरिया में ही सामान उगाए, तो मेरा ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है इसकी वजह से मेरा पीपीसी आगे शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले पीपीसी के जितना मेरे पास पोटेंशियल था उससे कम प्रोडक्शन कर रही थी, पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन कर रही थी। अब जब मैंने पूरा रिसोर्स बढ़िया तरीके से फुल्ली यूटिलाइज कर दिया तो मैं पीपीसी के ऊपर पहुंच गई, इसलिए पीपीसी में कोई शिफ्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक जमीन का टुकड़ा ही और खरीद लेती तो मेरा पीपीसी क्या करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, रिसोर्स इंक्रीज करे, या फिर टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट है, या फिर रिसोर्स डिक्रीज भी कर सकते हैं कि समझ लो जमीन खराब हो गई, रिसोर्स डिक्रीज भी कर सकता है, फिर पीपीसी क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, हाँ है ना, बात समझ में आ गई। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी आपका फोकस होना चाहिए, समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल में कुछ बदलाव है नहीं, अगर आउटपुट में कुछ बदलाव है इसका मतलब ये नहीं कि पीपीसी शिफ्ट करना, देखना आपको कि पोटेंशियल बड़ा घटा है क्या, सिर्फ तभी पीपीसी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। कुल मिला के इन चैप्टर्स में हमारे जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, या फिर कई बुक्स में एक ही चैप्टर में दिया हुआ है ये, इनमें इतनी ही बात है, ये चीजें ध्यान से पढ़ लो। कोई भी बुक आपके पास है उसकी बैक एक्सरसाइजेस एक बार अब क्या करो, करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड आपका क्या हो जाएगा, काम डन हो जाएगा। इतने में प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, होपफुली सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हैव अ गुड डे।